हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट और इस चैप्टर की सेकंड वीडियो है। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। AIPMT 95 में पूछा गया। एक सर्किट डायग्राम दिया है हमें और हमसे पूछ रहे हैं t इज इक्वल टू 0 पे करंट की क्या सिचुएशन होगी इसका, यानी कि बैटरी कितना करंट सप्लाई करेगी। तो दो रेजिस्टेंस हैं और एक कैपेसिटर लगा हुआ है। या सिचुएशन लिखी है कि k इज प्रेस्ड एट टाइम t इज इक्वल टू 0। इसी से मिलते जुलते क्वेश्चंस कुछ और मिल जाएंगे आपको बुक्स में, जहां लैंग्वेज t इज इक्वल टू 0 की बजाय आपको मिल जाएगी जस्ट आफ्टर द की इज प्रेस्ड, या फिर जस्ट आफ्टर द की इज क्लोज्ड। जस्ट आफ्टर द की इज क्लोज्ड। इन सभी सिचुएशन के लिए मैं आपको बता दूं कि कैपेसिटर जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करता है। कैपेसिटेंस ऑफर करता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसको हम XC बोलते हैं। XC की वैल्यू होती है 1/ωc और इन सिचुएशंस के लिए XC की वैल्यू हो जाती है 0, है ना। तो बहुत कम या ना के बराबर रेजिस्टेंस ऑफर करता है या रिएक्टेंस ऑफर करता है। तो इनिशियली करंट सारा का सारा यहाँ से पास हो जाएगा, यानी कि कैपेसिटर वाली ब्रांच शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। जब सारा करंट यहाँ से पास हो जाएगा तो कोई करंट इस 1000 ओम के रेजिस्टर से होके नहीं जाएगा। नो करंट थ्रू दिस रेजिस्टेंस। अच्छा, तो इसका होना ना होना एक बराबर है, तो सिर्फ ये पहले वाला जो 1000 ओम का रेजिस्टेंस है ये काम करेगा और इनिशियल कंडीशन में करंट हो जाएगा हमारा 2 वोल्ट अपॉन 1000 ओम, यानी कि 2 मिली एम्पियर। और थोड़ी देर के बाद आफ्टर सम टाइम जब कैपेसिटर पूरी तरह चार्ज हो जाएगा या स्टेडी स्टेट अचीव कर लेगा तो कैपेसिटर हायर वैल्यू रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, या कह सकते हैं कि करंट को ब्लॉक कर देगा। XC बिकम्स इनफाइनाइट, है ना, क्योंकि करंट हो जाएगा कांस्टेंट और करंट जब कांस्टेंट हो जाएगा तो DC नेचर का करंट हो जाएगा। पहले थोड़ा सा वेरिएबल करंट था, तो कोई करंट इससे पास होकर नहीं जाएगा, फिर मजबूरन करंट को इस वाली ब्रांच से भी जाना पड़ेगा। तो नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा 1000 ओम प्लस 1000 ओम, दैट इज 2000 ओम, और ये हो जाएगा 2/2000 यानी कि 1 मिली एम्पियर। तो शुरुआत में करंट रहेगा 2 मिली एम्पियर और बाद में हो जाएगा 1 मिली एम्पियर। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, है ना। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AIPMT 95 का क्वेश्चन। करंट के लिए इक्वेशन दी गई है हमें, इसमें वोल्टेज के लिए दूसरी इक्वेशन दी गई है और हमसे पूछ रहे हैं पावर कंजम्पशन कितना होगा। तो AC सर्किट्स में पावर कंजम्पशन का जो फॉर्मूला होता है हम जानते हैं, P इज इक्वल टू ERMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। या फाई जो है वो होता है फेज डिफरेंस, और फेज डिफरेंस यहाँ हम इक्वेशन से निकाल सकते हैं कि करंट π/2 पीछे चल रहा है, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है π/2। तो पाई की वैल्यू हो गई π/2 या 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो पावर लॉस हो जाएगा 0, यानी कि इस सर्किट में कोई पावर लॉस नहीं होगा। आंसर हो गया हमारा 0। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। AIPMT 96 का क्वेश्चन। एक मेटल रिंग है हमारे पास और उस मेटल रिंग में एक बार मैग्नेट ड्रॉप कर दी गई। ये कोई मेटल रिंग है और मेटल रिंग में बार मैग्नेट ड्रॉप कर दी जाती है। अब बार मैग्नेट जब ड्रॉप की जाएगी तो ग्रेविटी की वजह से इसका एक्सीलरेशन होना चाहिए g के इक्वल। डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो इसका एक्सीलरेशन होगा वो
जी के इक्वल होना चाहिए। लेकिन जब ये बार मैग्नेट नीचे आएगी तो ये इस मेटल की रिंग का फ्लक्स बदल देगी और फ्लक्स बदलने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। लेंज लॉ का कहना है कि भैया जब भी फ्लक्स बदलेगा तो ईएमएफ इंड्यूस तो होगा, लेकिन वो इंड्यूस्ड ईएमएफ खुद अपने प्रोडक्शन का ओपोज करेगा। तो ये लेंज लॉ की वजह से मेटल रिंग इस बार मैग्नेट के मोशन का ओपोज करेगी और ओपोज करने की वजह से नेट एक्सीलरेशन ग्रेविटी से कुछ कम हो जाएगा या स्मॉल जी से कुछ कम हो जाएगा। तो एक्सीलरेशन विल बी लेस देन जी। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। AIPMT 97 में पूछा गया क्वेश्चन, वोल्टेज है V, करंट है I, पावर डिसिपेटेड कितनी हो जाएगी? तो पावर डिसिपेटेड का फॉर्मूला अभी बताया मैंने आपको, ERMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। अब यहाँ पे फाई को हम कहते हैं फेज एंगल, फाई इज द फेज एंगल या फिर फेज डिफरेंस। तो साफ दिखाई दे रहा है कि जो पावर लॉस होगा या पावर डिसिपेशन होगा वो फेज एंगल पर डिपेंड करता है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। AIPMT 97 का क्वेश्चन, एक ट्रांसफॉर्मर हमें दिया गया है, इसमें 500 टर्न्स हैं। प्राइमरी कॉइल में टर्न्स है 500 और सेकेंडरी कॉइल में टर्न्स है 5000, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स का रेशो हो गया हमारा 500 इज टू 5000, मतलब 1:10। ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशो आ गया। जिस रेशो में नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं उसी रेशो में वोल्टेज होती है। अब सेकेंडरी कॉइल में 10 टाइम्स ज्यादा टर्न है तो वोल्टेज भी 10 टाइम्स ज्यादा होगी। अब प्राइमरी में हम सप्लाई कर रहे हैं 20 वोल्ट, यानी कि V1 और V2 का वही रेशो होगा जो N1 और N2 का है, यानी कि 1:10। अब V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू 1/10। V1 20 वोल्ट है तो V2 कितना हो जाएगा? V2 हो जाएगा 20 इंटू 10 वोल्ट, यानी कि 200 वोल्ट। अच्छा, तो वोल्टेज तो बढ़ गई लेकिन फ्रीक्वेंसी पे कोई असर पड़ता नहीं है। तो आउटपुट वोल्टेज तो रहेगी 200 वोल्ट लेकिन फ्रीक्वेंसी रहेगी 50 हर्ट्ज, जो कि पहले भी 50 हर्ट्ज थी। तो इस अकॉर्डिंग सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। AIPMT 98 का क्वेश्चन, म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया गया है हमें 0.005 हेनरी। अच्छा, करंट के लिए इक्वेशन दे दी गई, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। I0 की वैल्यू है 10 एम्पियर, ओमेगा की वैल्यू है 100 पाई, और हमसे पूछ रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ इन दी सेकंड कॉइल, यानी कि ईएमएफ इंड्यूस्ड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। तो भैया म्यूचुअल इंडक्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है -m di/dt। अच्छा, यानी कि -m d/dt ऑफ I की वैल्यू पुट कर देते हैं, I0 साइन ओमेगा टी, डिफरेंशिएट होके ये आ गया I0 ओमेगा cos ओमेगा टी। अब ईएमएफ मैक्सिमम तब होगा जब cos ओमेगा टी मैक्सिमम होगा, यानी कि 1 होगा, क्योंकि sin ओमेगा टी और cos ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू हो गई भैया -m I0 ओमेगा। हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है तो नेगेटिव साइन कंसीडर नहीं कर रहे। म्यूचुअल इंडक्टेंस हमारा है 0.005, I0 यानी कि मैक्सिमम करंट है 10 और ओमेगा की वैल्यू है 100 पाई। तो सॉल्व होके आ गया 5 पाई, यानी कि बी ऑप्शन इज द
राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। AIPMT 98 का क्वेश्चन, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, मतलब पहले ही बता दिया वोल्टेज बढ़ाने का काम करेगा। जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज बढ़ाने के काम में आते हैं उन्हें हम कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और जो वोल्टेज घटाने के काम में आते हैं उन्हें कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो 230 वोल्ट पे ऑपरेट कर रहा है और 2 एम्पियर का करंट सप्लाई कर रहा है, मतलब आउटपुट करंट हमारा 2 एम्पियर है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशो यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स का रेशो 1:25 है। अब ध्यान देने वाली बात, क्योंकि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, तो भैया ये वोल्टेज को बढ़ाएगा, वोल्टेज को तो ये बढ़ा देगा, लेकिन करंट को ये कम कर देगा, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन रेशो से भी समझ सकते हैं, जो रेशो नंबर ऑफ टर्न्स का होता है वही रेशो वोल्टेज का होता है, लेकिन उसका उल्टा रेशो करंट का होता है। इतना पार्ट हम सॉल्व करें तो ये देखिए N1/N2 इज इक्वल टू I2/I1। I2 की वैल्यू हमें 2 एम्पियर दी है और I1 की वैल्यू हमसे पूछ रहे हैं, और ये N1 और N2 का रेशो 1:25 है। तो I1 हमारा हो गया 25 इंटू 2 यानी के 50 एम्पियर, और बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। AIPMT 99 में पूछा गया क्वेश्चन, सर्किट डायग्राम दिया गया है हमें और 2 एम्पियर मीटर लगा दिए गए, एक ऊपर वाली ब्रांच में और एक नीचे वाली ब्रांच में। फिर वही लैंग्वेज यूज की गई जो मैंने पहले क्वेश्चन में आज के आपको बताई, जस्ट आफ्टर की के इज प्रेस्ड। और ऐसी सिचुएशन के लिए मैं बता चुका हूं कि कैपेसिटर ऑफर्स जीरो रेजिस्टेंस या जीरो रिएक्टेंस, यानी कि XC की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो कोई रेजिस्टेंस जब ये ऊपर वाली ब्रांच ऑफर ही नहीं कर रही तो उसमें करंट हो जाएगा मैक्सिमम, इसमें करंट हो जाएगा मैक्सिमम। और नीचे वाली में इंडक्टर है, इंडक्टर कैपेसिटर का ठीक ऑपोजिट बिहेव करता है, ये शुरुआत में मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफर करता है और बाद में धीरे धीरे रेजिस्टेंस कम होने लगता है। तो नीचे वाली ब्रांच में करंट मिनिमम रहेगा। तो ऑप्शन अगर मैच करें तो मैक्सिमम इन 1 एंड 0 इन 2, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्वालिटी फैक्टर की बात कर रहे हैं। AIPMT 2000 में पूछा गया है क्वेश्चन। क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है XL/R या फिर XC/R। अब XL तो होता है हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसकी वैल्यू होती है ओमेगा L, और XC होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसकी वैल्यू 1/ओमेगा C। तो हम लिख सकते हैं ओमेगा L/R या हम लिख सकते हैं 1/ओमेगा C/R। तो ओमेगा L/R या फिर 1/ओमेगा C/R, ये दोनों ही क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू है ना। तो पहला ऑप्शन पहली वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा ऑप्शन दूसरी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में दोनों ही ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन ए भी सही है और ऑप्शन बी भी सही है ना। ये क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। AIPMT 2001 में पूछा गया क्वेश्चन, कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है C और रिएक्टेंस है X। कह रहे हैं कैपेसिटेंस और फ्रीक्वेंसी दोनों डबल कर दी जाए तो रिएक्टेंस का क्या होगा। तो भैया कैपेसिटिव रिएक्टेंस, XC से नोट करते हैं और फॉर्मूला होता है 1/ओमेगा C। ओमेगा को मैं 2 पाई न्यू लिख सकता हूँ, तो XC का फॉर्मूला 1/2 पाई न्यू C। प्रोपोर्शनैलिटी से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कैपेसिटेंस को डबल कर दिया गया तो रिएक्टेंस आधा हो जाएगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया तो एक बार फिर से आधा हो जाएगा क्योंकि इसके भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
और नेट इफेक्ट 2 बार आधा हो गया, मतलब 1/4 हो जाएगा। यानी कि नई वैल्यू जो होगी रिएक्टेंस की वो पुराने वाले वैल्यू की 1/4 टाइम्स होगी। या हम ऐसा कह सकते हैं कि x डैश जो होगा वो 1/4 टाइम्स ऑफ x होगा। यानी कि कैपेसिटेंस हो जाएगा, सॉरी कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो जाएगा x/4। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें इंडक्टर कॉइल दी गई है, इसका इंडक्टेंस दिया गया है 2 मिली हेनरी और करंट के लिए हमें इक्वेशन दे दी गई I इज इक्वल टू टी स्क्वायर ई की पावर माइनस टी। कह रहे हैं किस टाइम पे ईएमएफ 0 हो जाएगा। तो सेल्फ इंडक्शन के प्रोसेस में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उसका फॉर्मूला देखें जरा। तो फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाय डी टी। अब ईएमएफ 0 करना है, फॉर ईएमएफ टू बी 0, इंड्यूस ईएमएफ 0 करना है, तो डी आई बाय डी टी हमारा 0 हो जाना चाहिए। यानी कि करंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाना चाहिए। सॉल्व कर लेते हैं इसको। डी बाय डी टी ऑफ आई, मतलब आई की वैल्यू प्लेस कर देता हूं मैं, ये 0 हो जाना चाहिए। ये दो फंक्शन है जो कि दोनों प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लीकेशन रूल या चेन रूल या फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, जो कहता है कि पहली क्वांटिटी को छोड़ दो, दूसरी को कर दो डिफरेंशिएट, फिर प्लस का साइन लगा के दूसरी को छोड़ दो और पहली को कर दो डिफरेंशिएट। अच्छा, तो ये हो गया टी स्क्वायर ई की पावर माइनस टी का डिफरेंशिएशन ई की पावर माइनस टी, पावर को एक बार फिर से करेंगे तो हो जाएगा हमारा कितना, -1। ई की पावर माइनस टी एज इट इज, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t और ये हो गया 0। सॉल्व करें आगे तो ये हो गया माइनस टी स्क्वायर ई की पावर माइनस टी प्लस 2t इंटू ई की पावर माइनस टी इज इक्वल टू 0। ई की पावर माइनस टी कॉमन ले लेते हैं, इसमें से अंदर आ जाएगा माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t, ये ई की पावर माइनस टी राइट हैंड साइड पे जाके 0 बचा हमारे पास, माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t इज इक्वल टू 0, या फिर टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2t, या t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे इंड्यूस ईएमएफ 0 हो जाएगा। ऑप्शन मैच करें तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सीरीज एलसीआर सर्किट दिया गया है इस क्वेश्चन में और रेजोनेंस कंडीशन में पावर लॉस हमसे पूछा जा रहा है। तो पावर लॉस का फॉर्मूला कई बार मैं आपको बता चुका, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। यहाँ इसको V कहा जा रहा है, इसको I कहा जा रहा है, और कॉस फाई होता है पावर फैक्टर, जिसका फॉर्मूला होता है R/Z। अच्छा भाई, तो ये देखते हैं जरा इसको। एट रेजोनेंस, रेजोनेंस की बात की है क्वेश्चन में, तो रेजोनेंस कंडीशन में Z की वैल्यू R के इक्वल हो जाती है। तो ये हो गया पावर लॉस V इंटू आई इंटू R/Z। Z की वैल्यू हो गई R, तो P इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू R/R। R/R कैंसिल आउट होके बचा 1, तो पावर हो गया V इंटू आई। अच्छा, अब V को मैं लिख सकता हूँ IR, तो पावर हो जाएगी IR इंटू आई, यानी कि आई स्क्वायर R। अब आई स्क्वायर R कौन सा ऑप्शन है भाई, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। AIPMT 2002 का क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन। आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स through a circuit of resistance R changes by delta phi in time delta t। तो टोटल चार्ज कितना ट्रेवल करेगा वो बताना है, टोटल चार्ज कितना फ्लो करेगा किसी पॉइंट के थ्रू। चलिए देखते हैं भाई, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, I इज इक्वल टू क्यू बाय टी। अच्छा, या डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, तो डेल्टा क्यू हो गया हमारा I इंटू डेल्टा टी।
और I को मैं लिख सकता हूँ इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, तो डेल्टा Q हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस इनटू डेल्टा T। और इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है वो होता है डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, लेंज लॉ से या फैराडे के लॉ से। नेगेटिव साइन भी आएगा, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं इसलिए नेगेटिव साइन कंसिडर नहीं करेंगे। ई की जगह मैं लिख देता हूँ डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल आउट हो गया, तो चार्ज जो फ्लो करेगा वो हो गया डेल्टा फाई अपॉन आर। अच्छा, डेल्टा फाई अपॉन आर, देखते हैं कौन सा ऑप्शन है भाई। डेल्टा फाई अपॉन आर यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। AIPMT 2004 में पूछा गया क्वेश्चन, फॉर्मूला मिल गया हमें एक, कितना चार्ज फ्लो करता है किसी पॉइंट के थ्रू, इसको याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। AIPMT 2004 का क्वेश्चन, एक कॉइल दी गई है, मतलब इंडक्टर दिया गया है जिसका इंडक्टेंस है 40 हेनरी, है ना। उसके साथ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसकी वैल्यू है 8 ओम, है ना। सेल के जो टर्मिनल्स है उनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस है 2 वोल्ट। टाइम कांस्टेंट हमसे पूछा है, तो भैया LR सर्किट में टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है, मैं बता दूं आप लोगों को। टाइम कांस्टेंट होता है L/R, यानी कि 40/8 यानी कि 5 सेकेंड्स। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। AIPMT 2005 का क्वेश्चन, as a result of change in the magnetic flux linked to the closed loop as shown in the figure, EMF V volt is induced in the loop। इस लूप में V वोल्ट का EMF इंड्यूस हो गया फ्लक्स बदलने की वजह से। अच्छा, किसी चार्ज Q को पूरे लूप के अक्रॉस मूव कराने में कितना वर्क होगा, तो भैया वर्क तो चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो ये हो गया QV। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी हो गया। आज बस इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इस चैप्टर के वो आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। और तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।